तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली थी। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। इसमें एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में हमने एक विधि की थी, दूसरी विधि इसमें प्रतिस्थापन विधि। अब इसमें तीसरी विधि करेंगे हम विलोपन विधि। तो आज एक्सरसाइज 3.4 में हम विलोपन विधि करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो हमें यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों करनी है और ये देखना है कि कौन सी विधि हमें सरल लगती है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है। वो समीकरण दिए गए हैं x + 5 x + y = 5। ये समीकरण फर्स्ट। 2x - 3y = 4। ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। तो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम करेंगे इसे विलोपन विधि द्वारा, उसके बाद में करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले विलोपन विधि से कर लेते हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं हम कि मान तो निकालना हमें x y के, चाहे प्रतिस्थापन से कर लो, चाहे विलोपन से कर लो, चाहे हम बीजगणित विधि से कर लो, चाहे ग्राफिक विधि से कर लो, किसी से भी कर लो, निकालने हमें x और y के मान ही है। अब हमें विलोपन विधि में एक नया तरीका आया है कि विलोपन विधि में हम घटा के कर सकते हैं इसे। यदि हमारी x और या x दोनों या y दोनों बराबर के हों तो हम आसानी से हमें इन्हें काट के हम एक संख्या का मान निकाल सकते हैं। जैसे हम समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कर दीजिए 2x + 2y = 10। समीकरण फर्स्ट में गुणा हो गया 2 का। अब समीकरण सेकंड को भी लिख दो 2x - 3y = 4। ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड हो गए। अब इन्हें हम घटा दें। जैसे 2x बराबर है 2y बराबर है, घटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस और यहाँ पे माइनस का था इसलिए प्लस, और ये यहाँ प्लस था ये माइनस, ये दोनों माइनस प्लस किए हैं, कट गई। अब यहाँ पे देखो 2y और 3y दोनों प्लस किए हैं तो 2 और 3 5, 5y बराबर 10 में से 4 गए तो 6, तो y बराबर आ गई 6/5। ये हमारा हो गया y का मान। ठीक है। अब y के मान को हम रख देते हैं हम समीकरण फर्स्ट में। y का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में रख लो या सेकंड में रख लो, जो तो आपको सिंपल लगे उसमें रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट है x + y = 5। x + y का मान है 6/5 = 5। 5 को इधर ले जाइए, 6/5 को इधर ले जाइए, 5 - 6/5। अब आगे सॉल्व कीजिए इसे। यहाँ पर कर लेते हैं x = यहाँ पे एलसीएम आ गया 5 इन दोनों का, तो 5 × 25, 25 - 6, तो x = आ गया 19/5। ये हो गया हमारा x का मान। तो ये हो गए हमारे विलोपन विधि। अब करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। उसके बाद में देखेंगे हमें कौन सी विधि हमें सिंपल लगी। यहाँ पे y का मान 6/5 और x का मान 19/5 आ गया। अब करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि। ये तो हो गई हमारी विलोपन विधि। अब करेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में लेके चले। कल की थी प्रतिस्थापन विधि पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3.3 में। तो अब यहाँ पे देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 में प्रतिस्थापन विधि की थी। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से लेके चले तो x + y = 5 और x = कितनी आ गई 5 - y। ये मान लो इसे समीकरण थर्ड। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर x का मान
समीकरण सेकंड में रखने पर रखिए तो एक्स लिए अब क्या हो गया 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4 दो का मल्टीप्लाई 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4 ये हो गई 5y इधर इसे ले जाइए माइनस की 5y माइनस 4 माइनस 10 माइनस 5y इक्वल टू माइनस के 6 माइनस से माइनस 5 को इधर ले जाइए y इक्वल टू 6 अपॉन 5 माने विलोपन विधि का एक y का मान और प्रतिस्थापन विधि के y का मान दोनों का एक जैसा निकला है। उसके बाद हम y के मान को समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड में रखिए x इक्वल टू 5 माइनस वाई तो x इक्वल टू 5 माइनस 6 अपॉन 5 यहाँ पे 5 एलसीएम आ गया बचा 25 माइनस के 6 तो x बराबर 19/5 यहाँ पे x और y के मान दोनों निकल आए दोनों विलोपन विधि के समान ही है लेकिन हमें इसे करने में थोड़ा टाइम भी लगा और थोड़ी सी कठिन विधि भी है कि इसे इधर ले जाइए उसके बाद में इसमें इनके मान को उसमें रखिए लेकिन जब यदि हम विलोपन विधि से करें तो सिंपल है जब ये बराबर हो जाए तो हम डायरेक्ट घटा सकते हैं काट सकते हैं उसके बाद हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें कौन सी विधि पर्याप्त लगी तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगी। यहाँ हम कह सकते हैं कि विलोपन विधि हमें उपयुक्त लगी। बाकी क्वेश्चन इसमें तीन क्वेश्चन और है बाकी क्वेश्चन आप खुद करिए प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। नोट कर लीजिए इसे। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का इसी एक्सरसाइज का दूसरे का फर्स्ट देखो पिछली एक्सरसाइज में मैं दूसरे का फर्स्ट ऐसे ही कराया था भिन्न वाला उसमें प्रतिस्थापन विधि थी इसमें विलोपन विधि है तो उसी कंडीशन से करेंगे। उसके बाद में आता है दूसरे का सेकंड में 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है 2 गुनी रह जाएगी तो नीरू और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है तो लिखेंगे हम दूसरे का फर्स्ट है तो इसमें पूछा गया है मेन चीज है इसमें पूछा गया है नूरी और सोनू तो मेन चीज है इसमें नूरी दिया गया है तो नूरी की आयु की वर्तमान आयु x और सोनू की वर्तमान आयु y ठीक है। इसके बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष पहले ले जा रहे हैं तो x माइनस 5 घट जाएंगे और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5। अब दूसरी में दे रहा है कि 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद तो 10 वर्ष बाद नूरी तथा सोनू की आयु
नूरी की आयु हो गई x+10 और सोनू की हो गई y+10। तो यहाँ पे होगी हमारी 10 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व की। अब प्रश्नानुसार लेके चल रहे हैं। प्रश्नानुसार दिया गया है कि इसमें कि 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु ये हो गई और सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सोनू की आयु में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सोनू की आयु बन गई। गुणा कर दीजिए x - 5 = 3y - 15। यहाँ पे ले आइए 3y को ले आइए x - 3y - 15 प्लस के 5 x - 3y बराबर माइनस के 10। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरे में दिया गया है कि 10 वर्ष बाद 2 गुनी रह जाएगी। तो 10 वर्ष बाद तो x + 10 तो 2 गुनी रह जाएगी तो x y + 10। ये सोनू की आयु में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नूरी की आयु बराबर हो जाएगी। तो x + 10 बराबर 2y + के 20। 10 इधर ले जाइए और 2y इधर ले आइए। x - 2y बराबर 20 - 10 तो हो गई x - 2y बराबर 10। ये हो गया समीकरण सेकंड। ठीक है, नोट करिए। आगे करेंगे इससे हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम इन्हें किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे बच्चे से कर लो, विलोपन से कर लो, चाहे प्रतिस्थापन से। लेकिन इसमें पूछा गया है कि दिया गया है कि हमें विलोपन से करना है तो हम विलोपन विधि से ही करेंगे। तो हमारे समीकरण आ गए। समीकरण लिख लेते हैं पहले x - 3y = -10 और दूसरा है x - 2y = 10। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। अब सॉल्व करेंगे हम समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर। तो घटाइए, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल। यहाँ पे बची प्लस की 2y और माइनस की y है तो माइनस के y बराबर ये माइनस के 20। माइनस से माइनस कैंसिल y = 20। यहाँ पे सोनू की आयु हो गई हमारी 20। अब ये y का मान को समीकरण सेकंड में रख लीजिए। y के मान को समीकरण सेकंड में रखने पर y के मान को समीकरण सेकंड में रखेंगे तो रखिए x - 2y = 10। तो x - 2 y का मान 20 बराबर 10। x - 40 बराबर 10। x = 10 प्लस के 40 तो x बराबर आ गई 50। तो हमारी सोनू की आयु हो गई 20 और नूरी की आयु हो गई हमारी 50। तो ये दोनों आयु हमारी निकल आए। इस तरीके से करते हैं हम विलोपन विधि की और विलोपन विधि के थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक और क्वेश्चन करा देता हूं इसका मैं कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूं। इसी का क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इन संख्याओं का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना इकाई का संख्या होगी 2 अंकों की संख्या, यहाँ पे इकाई और दहाई होगी। तो माना इकाई का अंक बराबर हो गया x, दहाई का अंक हो गया y। अब दिया गया है कि संख्या, तो हमारी संख्या बनेगी, मेन चीज है दहाई होती है 10 से स्टार्ट,
तो संख्या कौन सी हो गई, संख्या हो गई हमारी 10y दाई के साथ हो गई प्लस के x, इकाई हमारी x मानी गई है, दाई y मानी गई है। तो जो दाई स्टार्ट होगी वो 10 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो 10 के बाद में आएगी, 10 के बाद में दाई कौन से नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद में संख्या के पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलट देंगे तो इकाई होगी वो दाई हो जाएगी, तो दाई होगी वो इकाई हो जाएगी। तो यहाँ पर होगी 10x प्लस के y। अब प्रश्नानुसार दिया गया है, प्रश्नानुसार दिया गया है दोनों अंकों का योग 9 है, तो x प्लस y बराबर हो गया हमारा 9। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। दूसरा दिया गया है कि संख्या, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। तो इसका 9 गुना कर दो, कौन सी संख्या हमारी 10y प्लस x, इसका 9 गुना और दूसरी संख्या है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ये दोनों बराबर है तो कर लीजिए गुना। 90x प्लस के 9, 90y प्लस के 9x बराबर 20x प्लस के 2y। इसे इधर ले जाइए, दोनों को इधर ले आइए तो करते हैं 20x प्लस के माइनस के 9y, 9 को इधर लेके प्लस के 2y माइनस के 90y बराबर 0। तो यहाँ पे 11x माइनस के 88y बराबर 0। और सिंपल कर लेते हैं तो 11 का भाग लगा देते हैं, 11 का भाग देने पर 11 का भाग लग गया x माइनस 8y बराबर 0, ठीक है। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, किसी भी विधि से कर लीजिए। x को उधर ले जाइए, y को उधर ले, x बराबर होगी 8y, इसे मान लो समीकरण सेकंड, ठीक है। समीकरण सेकंड के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर सेकंड में से x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9, तो y की जगह x की जगह क्या है 8y प्लस के y बराबर 9, तो ये हो गई 9y बराबर 9, 9 से 9 कट गई तो y बराबर आ गया हमारा 1। अब y के मान को समीकरण सेकंड में रखने पर, y के मान को समीकरण सेकंड में रखने पर देखिए x बराबर 8, y का मान 1, तो x बराबर आ गई 8। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। हमारी संख्या बनती है, इकाई का अंक x बराबर आई है 8 और y बराबर आई है 1। x बराबर आ गई हमारी 8, y बराबर आ गई 1, तो संख्या हो गई हमारी, संख्या बराबर 18। ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। नोट करिए इसे। बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें आप खुद करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टार्ट होती है हमारी अगली एक्सरसाइज 3.5, ठीक है। इसमें नई विधि आ गई, यहाँ तक हमारी विलोपन विधि हो गई, प्रतिस्थापन विधि हो गई, ग्राफी विधि हो गई, और उसके बाद में अगली आ गई हमारी बज्र गुणनखंड विधि। अब करेंगे हम बज्र गुणनखंड विधि।
बज्रगुण खंड विधि में पहला क्वेश्चन है, मैंने फॉर्मूला लिखाए थे बज्रगुण खंड विधि के। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्रगुण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो कल मैंने कुछ फॉर्मूला दिखाए थे जिसमें जो रेखाएं संपादित थी, बराबर थी, उनमें अपरिमित रूप से अनेक हल थे, और जो रेखा प्रतिच्छेद करती हैं उनमें केवल एक हल था, और जो रेखाएं समांतर है उनमें कोई हल नहीं था। तो यहाँ पे देखेंगे कि समीकरण 3x/3.5 का पहला क्वेश्चन, पहले का फर्स्ट देखते हैं। इसमें x - 3y इक्वल टू -3 इक्वल टू 0, और सेकंड है 3x - 9y - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखेंगे a1 1, b1 -3, c1 -3, a2 3, b2 -9 और c2 -2। तो देखेंगे a1/a2 बराबर, देखिए b1/b2 c1/c2। देखते हैं इसमें क्या है, 1/3 बराबर -3 बट्टे -9 बराबर -3/-2, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 3/2। यहाँ पे ये बराबर नहीं है, दोनों बराबर हैं, तो ये कैसी हो गई रेखा, समांतर। समांतर रेखा में होता है कोई हल नहीं, तो इसका कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया हमें सिर्फ 19 समीकरणों के मान ज्ञात करने हैं बज्रगुण विधि द्वारा जिनमें अद्वितीय हल की स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कोई हल नहीं है, तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसी का देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है इसका, 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। ये हो गए a1 2, b1 1, c1 5, a2 3, b2 2 और c2 8। ठीक है, अब रखें a1/a2 3/2, 1/2 और 5/8। यहाँ पे तीनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो कौन सी हो गई, रेखा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद रेखा में अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ पे केवल एक अद्वितीय हल। ठीक है, यहाँ पे एक अद्वितीय हल है, तो हम इसे बज्रगुण खंड विधि द्वारा करेंगे। तो बज्रगुण खंड विधि का मैंने फॉर्मूला लिखाए थे, तो उनके फॉर्मूलाएं, जैसे x का मान निकालना है हमें, तो x के मान निकालने के लिए b1 c2 - b2 c1 अपॉन a1 b2 - a2 b1, और y का है हमारा c1 a2 - c2 a1 अपॉन a1 b2 - b2 a1। ठीक है, ये है। अगर इसे हम एक और सिंपल तरीके से लिखें तो हमारी ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर एक। अगला है y इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1, और तीसरा है एक अचर संख्या। यहाँ पे हमारे
एक चर संख्या x, दूसरी y और तीसरी हमारी आ रही है अचर संख्या। तो हम अचर संख्या को लेके चलेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो यहाँ पे x और y के मान निकालने हमें, तो x यहाँ पे b1 1 है, c2 8 माइनस b2 2 गुणा c1 5 बराबर y। ये सिंपल तरीका है, ये फॉर्मूला इन्हें रख लीजिए, लिख लीजिए। ये फॉर्मूला है, उस कंडीशन से इस कंडीशन में कोई से भी कर लीजिए आप। इस कंडीशन में आपको थोड़ी देर टाइम भी लगेगा, इसमें आप सिंपल तरीके से कर भी सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए c1 a2 5 गुणा 3 माइनस 8 गुणा 2। आपको जो सिंपल लग सके उस फॉर्मूला को याद कर लेना। इसका फॉर्मूला बीजगणित खंड विधि के क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएंगे आते जरूर हैं। a1 b2 a2 b1 3 गुणा 1 x 8 एकम 8 5 दूनी 10 y अपन 5 × 15 माइनस 8 दूनी 16 1/2 दूनी 4 माइनस के 3। ठीक है, अब इससे आगे सॉल्व करेंगे, थोड़ा रफ करते हैं इसे, नोट कर लीजिए। इससे आगे सॉल्व करेंगे तो x अपॉन -2 y अपॉन -1 और 1 अपॉन 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके जब तीनों बराबर बराबर हैं तो अचर संख्या की दोनों की वैल्यू कर देंगे। तो x अपॉन -2 = 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया x = -2 आ गया, एक हो गया आंसर। दूसरे में दिया गया y अपॉन -1 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया y = -1, ये हमारा y का मान आ गया। जो आपको सिंपल लग सकते हैं फॉर्मूला, जैसे कि अगर आपको ये सिंपल लग रहा है तो यहाँ पे b1 c2 माइनस b2 c1 जो है मान उनको रख दीजिए, बस इस कंडीशन से कर लीजिए। आपको वो कंडीशन अच्छी नहीं लगी जो जिससे मैंने कराया, वो कंडीशन आपको अच्छी लग रही है तो आप इससे कर सकते हैं। दोनों में से दोनों का आंसर एक ही आएगा, किसी भी कंडीशन से कर लीजिए, आंसर सबका एक ही आएगा। चाहे आप इसको बीजगणित खंड विधि द्वारा दिया गया है ये, तो इसे हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से भी करें तो उनके भी मान यही आएंगे। ठीक है, उसके बाद में बाकी क्वेश्चन 2 रह गए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको करने हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का करा देता हूं, 2 के फर्स्ट में दिया गया हमें कि a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होंगे जब संपाती रेखा होगी, संपाती रेखा में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर होंगे, जब ये हमारे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसका 2x + 3y = 7 क्या हो गया, a - b प्लस x a + by = 3a + b - 2। ठीक है, तो इसका a1 = 2, b1 3 और c1 7, और यहाँ पे a2 a - b b2 a + b और c2 हो गया हमारा 3a + b - 2। ठीक है, अब इनका मान रख लीजिए कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो तीनों बराबर होंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, वैल्यू निकालिए इनकी। तो a - b समीकरण बनाने देते हैं, 3a + b ये c के बराबर जरूर होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 6a + 2b
माइनस के 4 यहाँ पर कर लीजिए बराबर 7a माइनस के 7b, इनको इधर ले आइए। अच्छा इन्हें इधर ले चलते हैं, 7a माइनस 6a माइनस 7b माइनस 2b और प्लस के 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे बचे a माइनस के 9b प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। और 4 को इधर ले जाएंगे तो a माइनस के 9b बराबर माइनस 4, ये समीकरण फर्स्ट बन गया। अब समीकरण सेकंड देख लेते हैं, 3/a प्लस b इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। अब इनका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 9a प्लस के 3b माइनस के 6 बराबर 7a प्लस 7b, ठीक है। इन्हें इधर ले आइए, 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b, 6 को इधर ले जाइए प्लस के इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे होगी 2a प्लस माइनस 4b इक्वल टू 6, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड और फर्स्ट को हम करेंगे अब विलोपन विधि द्वारा सॉल्व। नोट कर लीजिए इसे। समीकरण लिख लेते हैं हम, a माइनस 9b इक्वल टू माइनस 4, समीकरण फर्स्ट। 2a माइनस 4b इक्वल टू 6, ये हो गया समीकरण सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इसमें विलोपन विधि द्वारा, सिंपल है, सॉल्व कर लेते हैं विलोपन विधि द्वारा। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, तो 2a माइनस के 9 18b बराबर माइनस 8, यहाँ पर 2a माइनस 4b इक्वल टू 6, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, यहाँ पे गए तो माइनस के 14b, 8 और 6 14, माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल टू आ गया 1। b का मान रखते हैं समीकरण फर्स्ट में, b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो a माइनस 9b बराबर माइनस 4, a माइनस 9 गुणा 1 बराबर माइनस 4, a बराबर 9 एकम 9 इधर ले जाइए, माइनस 4 प्लस 9, तो a बराबर आ गया 5। a का मान ये आ गया हमारा और b का मान ये आ गया, इसे नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, इसका 2 का सेकंड है, उसमें k का मान निकालना है, उसे भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे का सेकंड भी ऐसा ही है, और तीसरे में हमें वज्रम खंड विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से सॉल्व करना है, आप उसे कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का फर्स्ट, इसमें दिया गया है एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास में व्यय करने के लिए अदा करने पड़ते हैं, तथा विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास में व्यय करने के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम सॉल्व करेंगे इसे सॉल्व करेंगे कि छात्रावास की मासिक व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसमें नियत व्यय, ठीक है, तो यहाँ पे खर्चे का नियत व्यय x, ठीक है, और दूसरा पूछा गया है प्रतिदिन खाने का मूल्य, प्रतिदिन खाने का मूल्य, ये हो गया हमारा y, ठीक है। अब इसके बाद में दिया गया है कि 20 दिन का जो ए विद्यार्थी है वो 20 दिन भोजन करता है। प्रश्नानुसार
एक नियत व्यय x प्लस 20 दिन भोजन कर रहा है, उसके प्रतिदिन का खाना मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितने कर रहा है 1000 रुपए जमा। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। सेकंड में है जो विद्यार्थी बी है वो एक नियत व्यय दे रहा है और 26 दिन भोजन कर रहा है, वो दे रहा है 1180 रुपए। ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। अब फर्स्ट में से सेकंड रो हटाने पर माइनस माइनस माइनस, जो क्या माइनस के 6y घटाइए 0 8 एक माइनस के 180 माइनस से माइनस कट गई 6 तो 22 कट आ गया 30 रुपए जो है वो हमारा प्रतिदिन खाने का मूल्य है। अब y को मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर y के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट है हमारा x प्लस 20y बराबर 1000, तो x प्लस 20 गुणा 30 बराबर 1000, x प्लस 0 30 दूनी 60 600 बराबर 1000 और x बराबर है हमारी 1000 माइनस 600, x बराबर आगे हमारी 400। तो जो नियत व्यय है वो 400 रुपए है और प्रतिदिन का खर्च है वो 30 रुपए है। ठीक है, तो हमारा ये हमारा हो गया विलोपन विधि द्वारा। हमें सिर्फ इसमें दिया गया है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको हल कीजिए किसी बीजगणित विधि द्वारा। ये इसमें निश्चय नहीं दिया गया है कि हमें बजगण खंड विधि द्वारा ही सॉल्व करना है, तो हम इसे चाहे बज्र से कर सकते हैं, चाहे विलोपन से कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। उसके बाद में बाकी क्वेश्चन इसमें से आप करने की कोशिश करें। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 में निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 3.6 का पहला क्वेश्चन, पहले का फर्स्ट है 1/2x प्लस 1/3y। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये बड़े क्वेश्चन होते हैं, कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। तो 1/2y इसका 13/6। इसे मान्य समीकरण फर्स्ट है, इसे मान्य समीकरण सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे लेके चले 1/2 1/x अलग हो गई, 1/3 1/y अलग हो गई बराबर 2। यहाँ पे 1/3 1/x अलग हो गई, 1/2 1/y अलग हो गई बराबर 13/6। ठीक है, तो माना 1/x इक्वल टू u और 1/y इक्वल टू v। ठीक है, तो यहाँ पे 1/x की जगह पे u रखना है और 1/y की जगह पे v रखना है। 1/2u प्लस 1/3v इक्वल टू 2 और 1/3u प्लस 1/2v इक्वल टू 13/6 13/6। ठीक है, अब आगे इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ पे 3u प्लस के 2v बराबर 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। उस समीकरण थर्ड। उसके बाद में हम दूसरे समीकरण को लेके चलते हैं, इसका भी एलसीएम 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा 2u प्लस 3v बराबर 13/6, 6 से 6 कैंसिल, तो दूसरा समीकरण बनेगा हमारा 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। ये हो गया हमारा चौथा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे।
समीकरण 3u प्लस 2b बराबर 12 और 2u प्लस 3b इक्वल टू 13। ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ समीकरण। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन्हें विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। सबसे सिंपल विधि है इसमें, तो इसमें हम कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई और इसमें कर देंगे 3 का। तो करिए इसे 6u प्लस के 4b प्लस 24 और यहाँ पे हो गया 6u प्लस 9b बराबर 39। घटाइए माइनस 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 ये कैंसिल, यहाँ पे आ गया माइनस के 5b बराबर 5 1 15 माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल 5 से 15 20 का 2 आ गया 3। v के मान को समीकरण थर्ड में रख दें, फोर्थ में रख दीजिए। v का मान समीकरण फोर्थ में रखने पर देखिए 2u प्लस 3v इक्वल टू 13, 2u प्लस 3 into 3 इक्वल टू 13, 2u इक्वल टू 3 का 9, 13 माइनस 9, 2u बराबर 4, 2 से 2 4 करके u इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमने 1/x इक्वल टू u माना था, u का मान आ गया 2, तो रख लीजिए 1/x इक्वल टू 2, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू हो गया 1/2। यहाँ पे एक मान आ गया हमारा x का, दूसरा मान था 1/y इक्वल टू v, 1/y इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 3y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1/3। ये हो गया हमारा y का आंसर। ठीक है, इसी कंडीशन से हमें इसके सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें करीब 8 क्वेश्चन हैं, इन्हें सॉल्व कीजिए और जो ना आए उन्हें पूछ लेना। उसके बाद में नेक्स्ट अगला आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 40 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें ऋतु की स्थिर जल में चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करनी है। ऋतु का फर्स्ट है, माना ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर x और धारा की चाल बराबर y। ठीक है, अब हम धारा की तरफ जा रही है ऋतु, तो धारा के अनुकूल चाल, ऋतु की धारा के अनुकूल चाल, यहाँ पे ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों मिल जाएंगे, तो यहाँ प्लस हो गई, और ऋतु के धारा के प्रतिकूल चाल, यहाँ पे ऋतु की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई। अब प्रश्नानुसार दिया गया है, प्रश्नानुसार दिया गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। तो 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल तैरने की चाल 20/x + y और 20 किलोमीटर धारा के 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल
यानी विपरीत तैरने की चाल 4/x माइनस वाई। अब 2 घंटे में तैर रही, तो प्रश्नानुसार यहाँ पे हो गया हमारा 20/x प्लस वाई बराबर 2 घंटे में। ठीक है, जैसे होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, हमारे पास समय है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारा। तो समय 2, दूरी हमारी है 20 किलोमीटर और चाल हमारी हो गई x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे 20/x प्लस वाई बराबर 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से 2 से 20 को काटे 10 बार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x प्लस वाई बराबर 10। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। दूसरे में देखें कि 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रही है, वो भी 2 घंटे में, 2 से 2 कैंसिल, 2 बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, x माइनस वाई बराबर 2। ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद में हम दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे और जिससे हम ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों को निकाल सकें। तो समीकरण फर्स्ट था हमारा x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा था x माइनस वाई बराबर 2। घटाने पर माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, 2y बराबर -8, y बराबर होगी प्लस के 4। ठीक है, और y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर किसी भी समीकरण में रख लीजिए, आंसर वही आएगा x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस 4 बराबर 2, x बराबर 4 का 75, 2 प्लस 4, x बराबर हो गई 6। तो यहाँ पे हो गई ऋतु की चाल हो गई 6 किलोमीटर प्रति आवर और धारा की चाल हो गई हमारी 4 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा दूसरे का फर्स्ट। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही है हमारे। ठीक है, उन्हें आप खुद करना। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.7 ऐच्छिक प्रश्नावली है, जिसमें पिछली एक्सरसाइजों का सभी का निचोड़ आता है, जिसे आप खुद करने की प्रैक्टिस करें। ना आए तो मुझसे जो क्वेश्चन ना आए मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे तीसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चौथा चैप्टर, और इसे नोट करेंगे।